हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं? कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लौह इस्पात लौह एस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। उदाहरण के लिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है अपितु उत्पादन की प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारित उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रों में लगे सरकारी एजेंसियां द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। सेल की स्थापना कब हुआ था? ये आपका 1973। और भेल का स्थापना कब हुआ था? आपका 1964। पूछा जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। टिस्को 1907।
बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास में चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1959। सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों तथा दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजक भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग और भी है, जैसे अमूल हो गया, और आपका बिहार का सुधा डेयरी। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि, हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल पर प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। ये आपका कुछ दिखाया गया है वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त मूल्य उत्पादन को दिखाया गया। रेशा उत्पादन होता है, फिर धुनाई, कताई, फिर बुनाई होता है, फिर रंगाई, परिष्करण, फिर वस्त्र निर्माण होता है, फिर ये गारमेंट, ये आपका ये रंगाई से, बुनाई से कपड़ा हो जाता है, धुनाई और कताई से सूत हो जाता है, और रेशा उत्पादन से कच्चा रेशा। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया था। ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम हो गया 1854, कहाँ? आपका मुंबई में। मुंबई। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़ों की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र को प्रोत्साहन मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि में बुनाई में परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर पर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं करता है। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। पटसन उद्योग भारत में पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग पटसन 80% उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। सबसे ज़्यादा पटसन भारत में वेस्ट बंगाल में होता है, और सेकेंड में आपका बिहार में पूर्णिया। ये पूछा जाता है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। 1947 के देश विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। 1855 में पहला पटसन उद्योग कोलकाता में
हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं: पटसन उत्पादक क्षेत्र की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। चीनी उद्योग: भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ एवं खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? बता सकते हैं। पूछा जाता है जैसे कि गन्ना के लिए पहला यूपी ज़्यादा उत्पादन करता है और चीनी के लिए अभी महाराष्ट्र हो गया है। और विश्व में गन्ना के लिए ब्राज़ील, भारत सेकेंड नंबर पर। ये आपका ऊनी वस्त्र को देख लेते हैं। ये आपका बेंगलुरु हो गया ऊनी वस्त्र, अहमदाबाद, जयपुर, बीकानेर, ग्वालियर, और ये आगरा, वाराणसी, ये लुधियाना, अमृतसर, ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। ये आप लोग देख सकते हैं मैप को रोक करके। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु में गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही है। खनिज आधारित उद्योग: वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग: लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के, मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ताओं वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को पराया एक देश का विकास पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 होता है। 4 में हो गया लौह अयस्क, कोकिंग हो गया 2 और चूना पत्थर 1। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। कठोर बनाने के लिए मैंगनीज। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कमी, कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। ये कुछ दिखाया गया है, आपका इस्पात निर्माण प्रक्रिया को दिखाया गया है। कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, लौह अयस्क का गलाया जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोक में कौन सा? बिटुमिनस कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, या लिग्नाइट कोयला जिसको भूरा कोयला कहते हैं, जो निवेली तमिलनाडु में ज़्यादा मिलता है। ढलवा लोहा, ये आपका झोंकदार भट्टी हो गया। फिर ढलवा लोहा, तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। उसके बाद इस्पात बनाना,
ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज निकल क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। धातु को आकार, रोलिंग, प्रोसेसिंग और ढलाई और पढ़ाई ये पूछा जाता है। इस्पात में क्या क्या रहता है? ये आपका मैग्नीज, निकल और क्रोमियम, ये कितने बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। और कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि लोहा हो गया आपका इस्पात बनाने के लिए, और ये ढलवा लोहा हो गया अशुद्ध हो गया, इसमें कितना परसेंट होता है? 1% लगभग। और सबसे शुद्ध होता है पिटवा लोहा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये सबसे ज़्यादा शुद्ध हो गया, इसमें कितना परसेंट रहता है? 0.01% शुद्धिकरण रहता है इसमें। अशुद्ध इसमें 0.1% ही रहता है। आपका लौह और इस्पात संयंत्र को दिखाया गया है। और ये कुछ देखते हैं। ये सेलम हो गया, कहाँ? तमिलनाडु में। भद्रावती, ये पूछा जाता है, भद्रावती कहाँ है? तो भद्रावती है आपका कर्नाटका, ये पूछा जाता है। विजयनगर कहाँ है? तो ये आपका भी कर्नाटका में है। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में हो गया। और ये राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। जमशेदपुर बोकारो झारखंड। बर्नपुर और दुर्गापुर हो गया वेस्ट बंगाल। और क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, कुछ नोट करके लिख लीजिएगा। राउरकेला द्वारा बनाया गया, जर्मनी द्वारा स्थापित किया गया था। और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। भिलाई रूस द्वारा बनाया गया था, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और ये आपका दुर्गापुर किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटेन के द्वारा। ये कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। और ये कर्नाटका में कौन कौन है? कर्नाटका में ये पूछा जाता है, विजयनगर हो गया, फिर भद्रावती हो गया, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। एल्युमिनियम प्रगलन स्मेल्टिंग, भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जाता है हवाई जहाज बनाने में एल्युमिनियम का। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। यह आपका कुछ दिखाया गया है। एल्युमिनियम तथा एस्क का अनुपात 4 से 6 टन बॉक्साइट, फिर 2 टन एल्यूमिना और 1 टन एल्युमिनियम। ये आपका एल्युमिनियम उद्योग के विनिर्माण की प्रक्रिया को दिखाया गया है। ये आपका बॉक्साइट हो गया, कच्चा माल, बॉक्साइट खनन, परिवहन, रेल या समुद्री जहाज, एल्यूमिना Al2O3, बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना घुलन, आपका प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचाना, शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक, और एल्यूमिनियम शोधशाला कोयला खान से पिच हो गया। क्रायोलाइट एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एल्यूमिनियम प्रगालक, और ये आपका एल्यूमिनियम प्रगालक है। ये विद्युत 18,600 किलोवाट प्रति टन एस्क है। ये कुछ प्रक्रिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझा जा सकता है कैसे कैसे प्रक्रिया किया जाता है। नालको प्रगलन में पट्टी लेप मिल है। प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। प्रवाह, ये एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है, ये नीचे दिखाया है। इस उद्योग की स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित
उपलब्धता है। रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित है। अकार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एस, कांच, साबुन शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। कार्बन रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधन शालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजार के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाइएगा आप लोग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4N2O, ये बीपीएससी में पूछा है। फास्फेटिक उर्वरक डीएपी में क्या होता है? फास्फेटिक उर्वरक तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट व पोटाश शामिल है, के उत्पादन क्षेत्रों में इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटासियम यौगिक के भंडार नहीं है। पोटाश हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है। और आपका एनपीके इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये पोटाश। ठीक है। हरित क्रांति कब हुआ था? 1960 के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। सीमेंट उद्योग निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है, CaSO4 2H2O। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई है क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों से के बाजार की उपलब्धता है। मोटर गाड़ी उद्योग मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 पहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, 2 पहिया तथा 3 पहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग IT फील्ड। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। ये आपका दिखाया गया है रूपनगर, पश्चिम बंगाल। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे,
चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: वायु, जल, भूमि, ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारक है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करती है। जहरीली गैसें का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? MIC मिथाइल आपका 3 दिसंबर हुआ था ना। भोपाल गैस हुआ था MIC क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल आइसोसाइनाइट। ये पूछा जाता है कब हुआ था? 2 या 3 दिसंबर को 1984। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फोस्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां स्लैग है। तापीय प्रदूषण जब कारखानों तथा तापगारों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका प्रभाव होगा, बताएं। हाँ, मछली वगैरह सब मर जाएगी। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु संयंत्र शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। ये आपका कुछ दिखाया है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिखाया गया है, IT फील्ड। ये आपका हो गया तिरुवनंतपुरम केरल हो गया, मैसूर बेंगलुरु हो गया, कर्नाटका हो गया, चेन्नई तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद आपका तेलंगाना हो गया, ये विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका भुवनेश्वर हो गया, उड़ीसा, कोलकाता हो गया, वेस्ट बंगाल, इंदौर आपका हो गया, कहाँ हो गया इंदौर हो गया MP, गांधीनगर गुजरात, मुंबई पुणे महाराष्ट्र, जयपुर हो गया राजस्थान, नोएडा आपका मोहाली हो गया, श्रीनगर आप लोग देख सकते हैं असम में है आपका, गुवाहाटी। और ये कुछ देखते हैं नीचे क्या है। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण मतलब ऑडियोवेल असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव है। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का दो या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। नदियों व तालाबों में गर्म जल या अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छँटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना और तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन से कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। ये फरीदाबाद में दिखाया गया है। यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र को दिखाया गया है। ये आपका NTPC दिखाया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, 1975 में स्थापना हुआ था। ये कुछ केस स्टडी है, इसका रोक करके पढ़ सकते हैं। ऐसे बिहार में पूछा जाता है बिहार में कहाँ कहाँ है। आपका कहलगांव में है बाढ़ पटना, ये आपका भागलपुर। और आपका एक और पूछा जाता है नवीनगर, ये कहाँ है? औरंगाबाद। ये पूछा जाता है कि NTPC बिहार में कहाँ पर है। ये रामागुंडम षड्यंत्र को दिखाया गया है। ये आपका रामागुंडम कहाँ है? तेलंगाना में। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा? एल्युमिनियम। क्या हो गया? एल्युमिनियम। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर तथा संयंत्र निर्मित करता है? सूचना प्रौद्योगिकी, IT सेक्टर। विनिर्माण क्या है? जब रॉ मटेरियल्स या कच्चे माल को परिष्कृत करके उससे अधिक कीमत वालों पे बनाया जाता है, उसको विनिर्माण उद्योग कहेंगे। आधारभूत उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के विकास के लिए, डेवलप करने के लिए। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? इस्पात हो जाएगा और तांबा उद्योग हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ सजेशन देना हो तो कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ये मेरा नया चैनल है तो कृपया शेयर कीजिए और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। और कोई अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो वो NCERT फैक्ट्स को जान सके। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।